दोस्तों नमस्कार। मॉनिटर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ज्योमेट्री की बेसिक बात कर चुके थे, उसमें मैंने आपको ट्रायंगल वाले कुछ सर्कल वाली प्रॉपर्टी बताई थी आपको। आज हम ट्रायंगल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ट्रायंगल के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो आप निकाल के देखें क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है कि एक त्रिभुज ABC के अंदर BC के समांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P तथा Q बिंदु पर काटती है। यदि AB बराबर 3PB तो PQ रेशो BC पूछ रहा है आपसे। तो कोई भी एक ट्रायंगल बना सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रायंगल बना लिया ऐसे, ये ABC ट्रायंगल है हमारा ABC। फिर ये कह रहा है कि AB और AC को क्रमशः P और Q पर काटती है। तो AB और AC हमारी भुजाएं, तो इस पर P और Q मान लेते हैं पर हम ऐसे। ये P है तो Q बिंदु मान लिया, ठीक है ना। ये दोनों बिंदु हमारे P और Q पर हैं, मतलब AB और AC पर हैं। लेकिन साथ में कह रहा है कि P तथा Q बिंदु पर तो AB बराबर कर रखा है 3PB, और सवाल कह रहा है कि BC के समांतर रेखा है। तो इसके पहला रेखा होगी हमारे पास में BC समांतर क्या है, जो PQ है वो समानांतर BC है। और साथ में बोला है कि AB बराबर 3PB। तो यहाँ से देखो कि अगर AB को मैं 3 मानता हूँ, यदि AB बराबर 3PB दे रखा है तो AB अगर 3 माना जाएगा तो PB 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि PB अगर 1 है तो थोड़ा नीचे लेना चाहिए था इसको मुझे। तो मैं एक दोबारा बनाता हूँ फिक्र को। जैसे मान लो हमारे पास में ये ट्रायंगल है ABC, और ये हमारे पास PQ बिंदु हैं। ये P है, ये Q है, और ये ABC हो गया, PQ BC के पैरेलल हो गया। तो ये कह रहा है कि AB अगर 3 माना जाएगा, पूरा AB अगर 3 है तो यहाँ से AB रेशो निकाल सकते हैं हम PB। तो AB अगर 3 माना जाएगा तो देखो PB कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। इसका मतलब PB को 1 मानेंगे हम, और पूरा देखो AB कितना है हमारे पास, पूरा AB 3 है, तो इसका मतलब ये 2 बचेगा। तो मैं इसको ऐसे ही कह सकता हूँ कि अगर ये पूरा 3 है तो PB यहाँ पर देखो 1 आ रहा है। जब PB 1 आ रहा है और AB 3 आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाला जो AP है वो 2 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से पकड़ मारा है कि AP रेशो AB 2:1 हो गया। कितना हो गया, 2:1। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, PQ रेशो पूछ रहा है हमसे, क्या BC पूछ रहा है। AB 3 है और PB यहाँ पर कितना है, AB हमारा 3 है यहाँ पर और PB यहाँ पर 1 है। AB हमारे पास में 3 है और PB यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब है कि पूरा 3 था, ये 2 रह गया हमारे पास। तो अब ये कह रहा है हमसे कि भाई बताओ PQ रेशो BC क्या होगा, यानी इन दोनों को रेशो पूछ रहा है। तो ये आप जानते हैं पहले से कि AP ट्रायंगल APQ, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल ABC, ये आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। और यदि आपस में सिमिलर है तो इसका मतलब AP और AB का जो रेशो होगा, AP और AB का जो रेशो होगा, और PQ और BC का रेशो होगा, और AQ और AC का जो रेशो होगा वो सेम होगा। यदि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो APQ और ABC आपस में समरूप क्यों कह रहा हूँ मैं, कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये एंगल दोनों कॉमन है। इसका मतलब तीनों एंगल आपस में जब सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों कैसे ये सिमिलर हैं। और जब सिमिलर हैं तो इसमें आपको पता लग रहा है भाई AP रेशो AB, PQ रेशो BC, इसको BC करें आप, PQ के साथ में BC आएगा यहाँ पर, ये BC हो गया। और AQ ले रहे हैं तो इसके साथ में AC आ जाएगा। तो ये तीनों रेशो सेम है यहाँ से, और ये आप निकाल चुके हैं। देखो आप कि AP कितना है यहाँ पर, देखो आप AP हमारे पास 2 है। यदि यहाँ पर AP 2 है और देखो AB कितना है पूरा, AB यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है कि सबका रेशो 2/3 हो गया, यानी 2:3 हो गया। तो AP और AB का रेशो भी 2/3 है, और PQ और BC का रेशो 2/3 है, AQ AC का रेशो भी 2/3 है। और सवाल पूछता है हमसे PQ रेशो BC बताइए। तो PQ रेशो BC देखो ये आ रहा PQ रेशो BC, PQ अनुपात BC मतलब 2/3, मतलब 2:3 आ जाएगा। और 2:3 देखो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। AB बराबर 3PB दे रखा है, तो यहाँ से सीधा रेशो निकाल सकते हैं। AB अगर 3 होगा तो BP कितना हो जाएगा, PB कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यों रेशो सामने रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप
AP अगर AB जानते हैं तो PQ बट्टे BC भी जानते हैं और AQ बट्टे AC भी जानते हैं। हाँ, यदि ये पूछता कि दोनों ट्रायंगलों का एरिया का रेशो क्या है, तो आप जानते हैं कि जब भुजाओं का अनुपात हमें पता होता है तो एरिया का रेशो निकालने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इसका हमारे पास में 2:3 आ रहा है तो इसका मतलब इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा, यानी A 4 ऊपर वाले का आ जाएगा और 9 पूरे का आएगा। फिर ये 4 आएगा, पूरे का 9 आएगा, तो नीचे वाले चतुर्भुज का कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो आगे क्वेश्चन और आएंगे इसके अंदर, लेकिन अभी ये ध्यान रखने हम कि यदि दो ट्रायंगल आपस में समरूप हों तो उनकी भुजाएं समानुपात में होती हैं। मैंने उसी एंगल के हिसाब से लिखा है इसको ए पी क्यू, और वही एंगल इसके हैं ABC के। तो AP अपॉन AB, यानी पहले दोनों तो लास्ट इसके भी दोनों, इसमें फिर PQ बट्टे BC, यानी लास्ट के दोनों तो इसके भी लास्ट के दोनों, और फर्स्ट लास्ट तो इसका भी फर्स्ट लास्ट। जब एंगलों को एक ही क्रम से लिखते हैं हम, तो आप जैसे इसके दोनों ले रहे हैं तो इसके भी दोनों लो, फर्स्ट के दोनों लिए तो इसके भी फर्स्ट के दोनों लेने हैं आपको, इसके लास्ट के दोनों तो इसके भी लास्ट दोनों, और यदि आपको फर्स्ट लास्ट लेना तो इसका भी फर्स्ट लास्ट लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं हम। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC के अंदर क्या कह रहा है, कोण ABC तथा कोण ACB के आंतरिक दुभाजक, इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल है ये, O पर मिलते हैं, और BAC दे रखा है आपको 80 डिग्री, तो BOC किसके बराबर है। तो फिर एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। देखो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है ABC मान लेते हैं इसको। अब ये कह रहा है कि ABC के अंदर ABC यानी कोण बीच में होता है ना, तो इस कोण का अर्धक करना पड़ेगा हमको, इस कोण का अर्धक कर दिया, और ACB का मतलब इसका अर्धक करना पड़ेगा हमको, तो इसका भी अर्धक कर दिया। अब ये देखो यहां पर मिलते हैं, इसको क्या कह रहा है, O पर मिलते हैं तो इसको O कह दिया इन्होंने। फिर क्या बोला है सब, फिर बोला है BAC, इसका मतलब आपको ये कोण दे रखा है यहाँ पर, और ये कोण कितना दे रखा है आपको, 80 डिग्री दे रखा है। और आप जानते हैं भाई इसके साथ में इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम ट्रायंगल के अंदर, तो मैंने बताया था आपके लिए कि यदि हमारे पास में ये अंतः केंद्र है, यदि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों के जो अर्धक होते हैं जहाँ मिलते हैं वो अंतः केंद्र कहलाता है। तो ये अंतः कोण हो गए दोनों, इसके अर्धक यहाँ मिलते हैं तो ये अंतः कोण हुआ। और अंतः कोण के साथ में जो प्रॉपर्टी थी आपकी वो क्या थी, अगर मुझे ये दे रखा और ये पूछना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोण BOC बराबर होता है 90 प्लस एंगल A/2। तो एंगल A पता है कितना डिग्री बताओ, 80 डिग्री है, तो 80 में 2 का भाग दो, 40 हो जाएगा, और 9 40 और 90 130 हो जाएगा, 130 डिग्री आंसर में देखो बी आंसर। अगर आपको ये याद है तो फटाफट आंसर आ जाएगा, और याद नहीं तो भैया टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी है, बिल्कुल आसान प्रॉपर्टीज है, उन पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में BC भुजा D तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि CD बराबर AC। फिर कह रहा है कि यदि BAD बराबर 109 डिग्री और AC बराबर 72 डिग्री तो कोण ABC का मान बताओ कितना होगा। फिर एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपका, ABC ट्रायंगल है। फिर ये कह रहा है कि D तक इस प्रकार से बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना है कि CD और AC, यानी ये D मान लेते हैं यहाँ पर, ये AC और ये CD है, तो ये दोनों आपस में देखो ये इसके बराबर हो जाती है, तो इसको इससे मिला देता हूँ ऐसे। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया अब, कि ये दोनों साइड देखो एक जैसी है हमारे पास। तो ये आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, अब ये कच्चा चित्र है तो बराबर मान लिया जाए, ठीक है ना। तो जब दोनों बराबर होती है तो मतलब ये अगर x डिग्री होगा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा बताओ, x डिग्री होगा। ये अगर x होगा तो वो भी x होगा। अब आप देखिए कि ये और क्या कह रहा है इसके अंदर, फिर ये कह रहा है कि एंगल BAD बराबर 109। BAD का मतलब ये पूरा दे रखा है आपको, ये पूरा दे रखा है यहाँ पर, ये पूरा। तो जब BAD पूरा 109 डिग्री दे रखा है तो 109 हो गया यहाँ पर।
फिर दे रखा है ए सी बी 72 दे रखा है, ए सी बी ये 72 दे रखा है आपको, ये दो कोण दे रखे। फिर पूछ रहा है ए बी सी बताइए आप कितना होगा, ये वाला। अब आप ध्यान से देखो कि ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपके पास ये 72 है, तो आप इधर वाला निकाल सकते हैं। जब इधर वाला निकालेंगे आप यहाँ पर, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, जो 180 होता है ना पूरा, ये सीधा हमारे पास रिजु कोण बन जाएगा। सीधी लाइन है हमारे पास, तो सीधी लाइन पर ये दोनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो ये अगर 72 आया तो 108 आ जाएगा, और 108 अगर ये आ गया तो ये दोनों सेम है, ये एक्स और ये भी एक्स है। तो इसका मतलब यहाँ से पता लग रहा है भाई एक्स प्लस 108 बराबर 180 हो गया। तो 2x बराबर कितना कह सकते हैं बताओ हम, उधर इसको ले जाओ तो 72 बचेगा, और यदि 72 बचेगा तो एक्स वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी आ गई, 36 आ गई, ये 36 आ गई। अगर ये 36 आ गई तो इसका मतलब ये भी 36 है, ये भी 36 है। अब आप देखो ये पूरा एंगल पता है आपको, और ये एंगल पता लग गया, तो ट्रायंगल ए बी डी की बात करें हम, तो ए बी डी के अंदर दो एंगल पता लग गए हमको, एक एंगल 109, एक 36 डिग्री आ गया इसमें। तो अब एंगल बी निकाल सकते हैं हम, ट्रायंगल ए बी डी से, ए बी डी से कह रहे हैं हम। तो इसका मतलब है कि इसमें मुझे बी चाहिए, तो एंगल बी आ जाएगा 180 में से आप क्या माइनस करेंगे, 109 प्लस 36 करेंगे, और 109 प्लस 36 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 145 हो जाएगा, और 145 घटाओ इसमें से तो 35 डिग्री आ जाएगा आंसर। 35 डिग्री देखो आंसर में है, बिल्कुल है। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम। थोड़ी सावधानी की बात है बस, इसने बोला था क्लियर कि ए सी और सी डी आपस में सेम है, डी तक बढ़ाना था इसको। और ये आप जानते हैं जब ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो इस ट्रायंगल की बात करें, हम ए सी डी ट्रायंगल की बात करें, तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि इसको बिल्कुल नहीं लिखते हम, ठीक है ना, तो भी बिल्कुल वर्बली क्वेश्चन हो रहा है। ये पता है आपको, जब ये 108 है, 108 है तो कितना बचा, 72 बचा, 72 बचा तो 36 36 हो जाएगा, ये दोनों सेम है। और जब 36 आ रहा है, 109 आ रहा है, तो 145 हो गया, और 145 हमें टोटल में से 180 में से माइनस करना पड़ेगा, तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी। अब देखो ये ऐसे कर देता हूं मैं इसको, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये ए बी बराबर ए सी की बात कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में सेम हो गई भुजाएं, तो इसका मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर अगर आप यहाँ से लंब डालते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच में आता है, और इस कोण को बाइसेक्ट भी करता है वो। फिर क्या बोल रहा है साहब, फिर ये बोल रहा है कि ए बराबर ए सी और बी ए सी बराबर 40। अब देखो ये 40 दे रखा है आपको, अगर ये 40 डिग्री दे रखा है तो इसको 40 लिख देता हूँ मैं, ये 40 डिग्री आ गया। फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि बी पर बाह्य कोण कितना होगा, बी ए सी बराबर कह रहा है तो बी पर बाह्य कोण। अब देखिए बी पर बाह्य कोण की बात कर रहा है तो ये 40 है, तो ये पता है आपको ये और ये दोनों सेम होंगे। जब 40 गया 180 में से कितना बचा बताओ, 40 गया 180 में से, तो यहाँ पर आपके पास 110 बचा। 180 में से देखो सॉरी 40 गया तो कितना बचा हमारे पास में, 140 बचा। 140 का आधा कर दें हम तो ये 70 और ये 70, तो भार की बात करेंगे तो 110 आ जाएगा हमारे पास। ये भार का कोण इसका है, ये इसका है। तो मेरा कहना है कि 40 ये है तो इसको एक्स मानो, चलो एस नहीं आता है इसमें, तो जब दोनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब सामने कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 40 बराबर क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर जब x प्लस 40 बराबर 180 हो जाएगा, तो 2x बराबर 40 होता ले जाओ 140 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा था, 70 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये भी 70 है और ये भी 70 है, तो यहाँ पर आप 70 डिग्री लिखेंगे। तो ये कह रहा है कि ए बी और सी में बी का भार का कोण, जब भार के कोण की बात कर रहा है तो अंदर का पता है, तो अंदर का और बाहर का मिलके कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो अंदर वाला 70 आ गया तो बाहर वाला कितना बचेगा, 110 बचेगा। इसका मतलब ये हमारा पास आंसर था इसका 110, इसका मतलब बी आंसर। अगर वो कहता सी का भार का कोण बताओ,
तो वही आंसर था इसमें कि ये दोनों तो सेम है ना, ये था सवाल। तो इस प्रकार से अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें याद है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए चौथा हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कह रहा है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है, एडी परपेंडिकुलर बीसी दे रखा है, इसका मतलब होता है लंब, एडी बीसी पर लंब है, एडी परपेंडिकुलर बीसी। फिर ये कह रहा है यहाँ डी भुजा बीसी पर स्थित है, यानी डी पॉइंट इज ऑन बीसी। फिर ये कह रहा है कि यदि बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, देन ट्रायंगल एबीसी रेशो ट्रायंगल एसीडी कितना होगा। अब इसमें कुछ नहीं बोला है इसने, केवल इतना बोला ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एसी कितना होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगलों के एरिया का रेशो पूछ रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से पता लग रहा है भाई ये किसका रेशो पूछ रहा है, एरिया का रेशो पूछ रहा है। तो ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले तो इसकी बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें एंगल ए 90 दे रखा है, तो इसको इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ वो 90 बोल रहा है तो वहाँ पर ए 90, अगर बी बोलता तो मैं इसको बी मान लेता, ए 90 बोलता, यहाँ पे ए मान लिया हमने। अब क्या कह रहा है साहब, अब ये कह रहा है आपसे कि ए डी बी सी पर लंब है, इसका मतलब ये बी सी है, तो यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं हम, ये लंब डाल दिया, ये 90 का मतलब 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा हमको, ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है साहब, फिर ये कह रहा है कि यदि डी भुजा बीसी पर स्थित है, तो यहाँ डी हो गई। फिर क्या बोला, बीसी बराबर 8, बीसी कहाँ पर है देखो, ये पूरा 8 दे रखा है इसने, और एसी बराबर 6 दे रखा है। और फिर ये पूछ रहा है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। अब इसको कैसे निकालें बताओ। इसमें आपके पास एक तरीका तो ये देखो, हमारे पास में 2 साइड पते हैं, यहाँ पर 8 पता है, 6 पता है, तो आप तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा को निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में थ्योरम है पाइथागोरस वाली, या कह सकते हैं बौद्धायन थ्योरम है, तो बौद्धायन प्रमेय से निकाल सकते हैं इसको। यदि हमारे पास में कर्ण पता है, लंब पता है, तो बेस निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे हम, निकल जाएगा। लेकिन सवाल कहता है कि ए बी सी तो है, ए बी सी का एरिया तो आ जाएगा आराम से, ए बी सी का एरिया हमारे पास आ जाएगा, लेकिन बात ए सी डी की है। यहाँ पर ए सी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें हम, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल एक साइड पता है, या तो ये परपेंडिकुलर निकल जाए। तो ध्यान करो आप कि हम जब एरिया पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी ऐसे हमारे पास में जब ये ट्रायंगल था और यहाँ से आप इस पर लंब डालते थे, ऐसे ये बेस था, ये हाइट था और ये कर्ण था। तो यदि हमें इसको निकालता था पी को, तो पी बराबर होता था हमारा पी इंटू एच, बी इंटू एच अपन क्या था, ये कर्ण था, इससे हम निकाल देते सीधा। लेकिन दिक्कत ये कि यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने और बताई थी आपको, जिन्होंने नहीं पढ़ाया तो आप पिछले जो वीडियो है हमारे ट्रायंगल वाले उनको देख सकते हैं, उसके अंदर आप उसको चेक कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको, जैसे मान लो ये हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये हमारे पास, दूसरा ये है, और तीसरा पूरा ट्रायंगल है। ये तीनों ही ट्रायंगल आपस में समरूप हैं, तीनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, समरूप। समरूप क्यों है, अब थोड़ी देर के लिए देखो मैं बताता हूँ समरूप क्यों है। जैसे ये तो 90 डिग्री है ही, थोड़ी देर के लिए इसको 30 मान लेता हूँ मैं, इसको मैं देखो 60 मान लेता हूँ। फिर अगर ये 30 होगा 60 बनाना ही पड़ेगा इसको, तो पूरा ये तो 90 डिग्री है ही हमारे पास। अब आप देखो यदि ये 90 डिग्री पर है परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री आएगा यहाँ पर। जब ये 90 ये 60 तो यहाँ 30 आएगा, और ये 90 है तो यहाँ भी 90 डिग्री है, ये 90 30 यहाँ 60 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के अंदर 30 90 60 आ रहा है, इसमें भी देखो 30 90 60 आ रहा है,
और ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी है उसमें भी 30, 90 और 60 आ रहा है। इसका मतलब तीनों ही ट्रायंगलों के अंदर एंगल सेम है। और ये आप जानते हैं जब तीनों एंगल सेम होते हैं दो ट्रायंगलों के अंदर तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका मतलब ये आपस में सिमिलर हैं। और सिमिलर जब होते हैं तो आपको पता है कि यदि उनकी संगत भुजाओं का रेशो पता हो तो उनका स्क्वायर करके सीधा एरिया का रेशो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, पुनः वहीं पर आते हैं हम। ध्यान से देखो, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एसीडी, संगत भुजा का मतलब होता है कि यदि समकोण त्रिभुज के अंदर बात कर रहे हैं तो कर्ण की तुलना कर्ण से होनी चाहिए, आधार की तुलना आधार से होनी चाहिए और लंब की तुलना लंब से होनी चाहिए। तो मैं ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ और एसीडी बात कर रहा हूँ। तो आप देखो 8 क्या है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो 8 है वो इसका कर्ण है। यदि मैं बात करता हूँ इसके अंदर तो ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये जो 8 है वो क्या है, कर्ण है। और इस ट्रायंगल की बात करो, देखो एसीडी, एसीडी के अंदर यहाँ 90 डिग्री है और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण ही होता है। इसका मतलब इसके अंदर भी जो 6 भुजा है वो भी उसका कर्ण है। इसका मतलब दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का रेशो पता है आपको। और जब संगत भुजाओं का रेशो पता है तो आप तुरंत इसका स्क्वायर करके एरिया का रेशो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम है इसको सिंपल करो। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 4:3 आ गया, देखो अगर 4:3 आ गया, सही है क्या, बिल्कुल ठीक है। तो इनका स्क्वायर कर दो। ये तो भुजाओं का रेशो है, ये किसका रेशो है, भुजाओं का है। और यदि आपको एरिया का रेशो निकालना है, क्षेत्रफलों का रेशो निकालना होता है तो आप स्क्वायर करते हैं इसका। तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, ये आपका 16:9 आ गया। और देखो 16:9 है क्या, बिल्कुल है आंसर। वैसे करेंगे तो देखो ये काफ़ी टाइम खा जाएगा हमारा, एरिया के हिसाब से करेंगे तो उससे भी निकाल सकते हैं हम, कई प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान सिस्टम है, किस जगह कौन सी विधि आसान होगी वो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे पूरे सिस्टम की हम तब पकड़ में आएगी वो। और ये आप पहले पढ़ चुके हैं भाई, 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं तो इसका मतलब तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। और जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात यदि पता है तो क्षेत्रों का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर ही करते हैं, बस स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर। अगर वो अनुपात पूछता आपसे भुजाओं का तो फिर वो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात आपसे कहता कि दोनों जो त्रिभुज है हमारे पास में उनकी संगत भुजाओं का रेशो क्या है। तो अगर ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब एरिया का रेशो पूछ रहा है हमसे, तो आपको एरिया रेशो ही देना है। 4:3 भी है इसमें, देखो 4:3 आंसर नहीं देना है इसका, हमें 16:9। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। यहाँ तो इसने क्लियर बोल ही दिया कि ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल क्या है बताओ, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, बड़ा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेशो सेम रहता है भुजाओं का, DEF ऐसे है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि BC = 3, अगर इसका मतलब ये 3 दे रखा है इसने और EF = दे रखा है 4, तो थोड़ा बड़ा होना भी चाहिए। और ये कह रखा है इसने कि दोनों आपस में कैसे समरूप हैं। तो ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है, समरूपता का होता है। ये समरूप हो गए दोनों। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि यदि ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल 54 है, तो आप ध्यान से देखो कि ये इसके संगत है, यानी एबीसी बोला है इसने, एबीसी बोल करके इसने बीसी और ईएफ बोला, तो बीसी के संगत ईएफ ही तो है। तो जैसे अभी कर्ण की तुलना कर्ण से की थी हमने, सेम वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि बीसी हमारे ईएफ के संगत है, एबी हमारे डी के संगत है और एसी हमारी डीएफ के संगत है, ठीक है ना। तो जब संगत भुजाओं का रेशो पता है तो आप इसका स्क्वायर करो, क्षेत्रफलों का रेशो मिल जाता है। अब बताओ क्षेत्रफलों का रेशो क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल होगा 9, तो इसका कितना होगा बताओ, 16 हो जाएगा। दोनों का रेशो आ गया क्षेत्रफलों का, 3 का स्क्वायर इसका कर दिया हमने और 4 का स्क्वायर ऐसा कर दिया हमने। इसका मतलब इसका एरिया 9 आएगा तो इसका कितना आएगा बताओ, 16 आएगा। लेकिन इसका एरिया हमें दे रखा है, एबीसी के एरिया कितना दे रखा है बताओ, 54 दे रखा है। और जब एबीसी के एरिया 54 दे रखा है तो 9 की वैल्यू दे रखी है हमें, जो 9 का मान दे रखा है 54, तो 1 का मान 6 आ गया। और जब 1 का मान 6 आ गया तो 16 मान निकाल सकते हैं हम। तो 16 = क्या हो जाएगा, 16 × 6, 96 आ जाएगा। जो भी आंसर आ रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा हम तभी बता पाए इसमें कि जब इसने बोला क्लियर समरूप है।
सिमिलर हैं, जब सिमिलर ट्रायंगल है दोनों तो रेशो दे रखा है हमारे लिए साइड का, तो तुरंत रेशो निकाल सकते हैं हम एरिया का, और जब एरिया का रेशो निकल गया तो इसका मतलब कि 9 का मान दे रखा है उसने, अब जरूरी 9 का मान देगा, वो 16 का भी दे सकता है, वो 16 देगा तो हम 9 का निकाल सकते हैं, दोनों का ऐड भी कर सकता है वो, ठीक है ना, कोई भी कंडीशन दे सकता है हमारे लिए। तो ये था हमारा 6 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और डीएफ में AB बराबर DE, ये एबीसी है, और ये आपके पास DEF है, फिर ये AB बराबर DE, इसका मतलब है कि ये जो भुजा है ये इसके बराबर है। फिर कह रहा है BC बराबर EF, इसका मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर है। अब आप देखो ध्यान से, दोनों भुजा बराबर हैं, जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं ट्रायंगल के अंदर तो उन दोनों के बीच का कोण भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोण आ चुका है, देखो यहाँ पर ये वाला, इधर ये वाला, तो इसका मतलब इसमें SAS वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं आपस में, सर्वांग सम है। अभी समरूप, सभी सर्वांग सम समरूप तो होते ही हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होते। तो यहाँ पर देखो ये चिन्ह लग रहा है ना इसमें बराबर, और ये ऊपर समरूप वाला चिन्ह, तो इसका मतलब होते हैं सर्वांग सम, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है दोनों, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, तो ये इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होना ही है, इसका मतलब कोण ABC और कोण DEF ये दोनों आपस में सेम होने हैं, ऐसा कोई है इसके अंदर, ABC और DEF, ये देखो D आ गया आंसर। एंगल B एंड एंगल E आपस में दोनों सेम होने हैं, क्योंकि दोनों आपस में कैसे समरूप हैं। एंगल A और एंगल D सेम होने हैं, एंगल F और एंगल C भी सेम होने हैं। तो ये बिल्कुल जो आपकी थ्योरी थी उसके ऊपर सवाल था। SAS भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, वो वाली प्रॉपर्टी काम कर रही है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़ती है क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं इसको, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। इसका मतलब इसको हम, इसको अगर AB कहते हैं तो इसको AC कह देते हैं हम, ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। फिर क्या कह रहा है साहब, एंगल भी 35 है, ये 35 दे दिया। अब आप बताओ जब दोनों भुजा बराबर तो ये भी 35 होना ही है, ये भी 35 हो जाएगा। एंगल भी 35 दिया है, क्योंकि AB बराबर AC है तो सुना एंगल भी एंगल C सेम होंगे। उसमें कह रहा है फिर कि AD जो है, अब बताओ इसके अंदर जब 35 और 35 70 तो ये हो चुका है, तो बताओ एंगल A कितना बचा, एंगल A हमारे पास बचा 180 में 70 घटाओ तो 110 आ गया। इसका मतलब पूरा एंगल जो A 110 है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है उसमें AD आधार BC की माध्य का है, AD यानी सीधे बिल्कुल बीचों बीच में मिलाना पड़ेगा इसको, सेंटर से मिला दो इसको ऐसे, ये माध्यिका कहलाती है। जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं हम तो कहलाती है मीडियन, माध्यिका। लेकिन इसके अंदर क्या खासियत है, देखो ये जो बीचों बीच में आ रहा है ना, ये इसका लंबी कहलाएगा, लंबी यहीं पर आएगा क्योंकि दोनों साइड सेम है, और इसको बाइसेक्ट भी करेगा ये, यानी जो एंगल ए है हमारा अंदर वाला, इसका अर्धक भी करेगा ये लंबी कहलाएगा, माध्यिका भी कहलाएगी आपकी। तो इसका मतलब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है बताओ BAD कितना है,
बी ए डी कहाँ है, देखो बी ए डी यहाँ पर है हमारा, बी ए डी। अब आप पता है कि ये पूरा जो है हमारा 110 आ गया है, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तो इसका मतलब 110 का आधा कर दें हम, बी ए डी 110/2 कर दें, कितना डिग्री आ गया बताओ, 55 डिग्री आ गया, आंसर सी। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम, आसानी आते हैं जब प्रॉपर्टी याद हो जाती है, सब आसान लगते हैं हमको। प्रॉपर्टी याद नहीं है तो भैया आसान नहीं लगते, फिर तो सिंपल से सिंपल सवाल भी आपको टफ लगने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दोगुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब है कि ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ये इसका शीर्ष लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर डाल दिए यहां से हमने, तो शीर्ष लंब कहलाएगा यहां से। फिर ये कह रहा है कि उसके शीर्ष लंब के दोगुने से 2, यानी इसको अगर मैं x मानता हूं तो ये आपका 2x + 2 हो जाएगा, दोगुने से भी 2 ज़्यादा है। अगर ये ABC मान लेते हैं हम ट्रायंगल, तो ये कह रहा है कि इसको D मान लेते हैं यहाँ पर, तो AD जो अगर x मान लिया हमने, तो BC जो आएगा हमारा पूरा बेस वो 2x + 2 आ जाएगा। फिर कह रहा है यदि उसका क्षेत्रफल 12 है, अब इसने इसका एरिया भी दे दिया, फिर पूछा है शीर्ष लंब बताओ, यानी वो हाइट पूछ रहा है हमसे। शीर्ष लंब वो हाइट भी कहते हैं, किसी भी त्रिभुज की जो हाइट है, BC को आधार मानते हुए हाइट पूछ रहा है हमसे, इसको x मान रखा है हमने। अब ये आप जानते हैं कि जब आपको किसी त्रिभुज का बेस पता है, उसकी हाइट पता है, तो हमारे पास क्षेत्रफल पता है, 1/2 इंटू आधार, ये तो आधार हो गया, इंटू ऊंचाई x हो गई, और ये दे रखा है आपके लिए 12, ये 12 हो गया। अब क्या कह सकते हैं, देखो 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, जब आप 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ तो x + 1 बचेगा, ये x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब x × x + 1 बराबर 12 आ गया है, तो ये हमारे पास 12 आ गया। अब आप देखो ध्यान से कि इसमें वैसे अगर सॉल्व करें तो x² + x - 12 बराबर 0, यानी इसकी द्विघात समीकरण बनने वाली है। अब जब इसको इससे इंटू करेंगे आप, 12 को उधर लेंगे आप, तो x² + x - 12 हो जाएगा, फिर 12 के फैक्टर करेंगे हम। लेकिन वैसे देखिए आप कि 12 कोई बड़ी संख्या नहीं है, x + 1 का मतलब क्या है, यानी x + 1 का मतलब है कि दोनों क्रमागत संख्याएं। ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं सोचनी है आपको जिनका गुणनफल 12 हो, आगे पीछे जो संख्या है उनको क्रमागत संख्या कहते हैं हम। तो अब बताओ ऐसी 2 संख्या कौन सी हैं जिनका गुणनफल 12 हो, तो आपके सब 3 4, इसको 3 माने तो 4 अपने आप हो जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 3 आ गई, तो ये हमारे पास में x समान हो गया 3, देखो ये रहा। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 9। कोई डाउट यहाँ तक, चलें बिल्कुल आराम से चल रहे हैं हम, कोई फालतू बात नहीं कर रहे, सीधा काम की बात कर रहे हैं, क्योंकि माइंड पर लोड कम पड़ रहा है। माइंड पर लोड जब ज़्यादा पड़ता है तो बीच में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत लोड नहीं पड़ रहा है हमारा, तो यहाँ पर गैप की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हमको। चलिए आगे बढ़े, निकालो इसको। ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में कोण B 60 है, कोण C 40 है, और फिर क्या कह रहा है साहब, जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ये ABC मान लें इसको, ABC। ये कह रहा है कि B 60 है, ये 60 हो गया, ये 40 है, ये 40 हो गया। फिर क्या कह रहा है साहब, AD BAC को विभाजित करती है, ध्यान से देखो, AD BAC को विभाजित करती है, इसका मतलब यहाँ से कोई कोण को काटती हुई ये विभाजित करती है, यहाँ पर कोई साइड जाएगी, यहाँ से ये विभाजित कर दिया इसने, यानी कोण A का दुभाजक यहाँ पर D पर मिल रहा है, इसका मतलब ये है। फिर क्या कर रहा है, AE परपेंडिकुलर BC, यहाँ से लंब डालना पड़ेगा,
ये लंब डाल दिया यहाँ पर। ये सवाल है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये आपका कोण द्विभाजक है। फिर पूछा क्या इसने, फिर पूछा इसने ई ए डी, यानी यहाँ पर ई है, ई ए डी मतलब ये पूछ रहा है आपसे बीच वाला, ये वाला, ये वाला पूछ रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि जब किसी ट्रायंगल एबीसी के अंदर कोण ए का अर्धक बीसी भुजा को डी पर मिलता है तथा कोण ए मतलब शीर्ष ए से बीसी भुजा पर डाला गया लंब ई है, तो इस कोण को डायरेक्ट जानते हैं आप। कैसे जानते हैं आप? एंगल ई ए डी बराबर एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2। इसका मतलब 60-40 का डिफरेंस 20 का आधा कितना हो जाएगा बताओ? 10 डिग्री। और 10 डिग्री आंसर में बिल्कुल है। कहाँ पर है? ए में। और भूल जाए तो भी निकाल सकते हैं आप कि ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना रह जाएगा यहाँ पर? 60, 90, 150, 30 रह जाएगा। ये 60 है, 40 है, तो पूरा एंगल पता है आपको। ये 60, 40 मतलब पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 100 तो बैठ ही रहा है, 80 में से 40 इधर रहेगा, 40 इधर रहेगा, इसके 40 इधर, 40 इधर, 40 में से 30 गया, 10 रह गया यहाँ पर, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर याद है तो वर्बली क्वेश्चन है, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपको बिल्कुल लैंग्वेज पढ़ के ही पता लग रहा है कि ये वो वाला क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस करना है और सीधा 2 से डिवाइड करना है, सीधा आंसर पर टिक करना है हमें, ठीक है ना। ये था सवाल कौन सा हमारा? 10th नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 11 नंबर क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी का केंद्रक, केंद्रक क्या है? जी है यहाँ पर। और केंद्रक यदि जी है तो यदि ए जी बराबर बी सी तो बी जी सी कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एबीसी केंद्रक है। अब केंद्रक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ऐसे कोई ट्रायंगल है, जब इसके तीनों माध्यिकाएं मिलाते हैं, हम ऐसे मध्य बिंदु को मिलाते हैं ना, ऐसे मिलाते हैं ए बी सी और ये डी ई एफ, ये ए डी माध्यिका है, बी माध्यिका है, सी एफ माध्यिका है, तो यहाँ जो बिंदु हमारे पास ये आ रहा है इसको जी कह रहा है, एबीसी का केंद्रक जी है। फिर कह रहा है ए जी बराबर बी सी, इसका मतलब ए से जी तक। अब ये आप जानते हैं कि ए जी रेशो बी सी जो होता है ना, ये 2:1 होता है ना, ए जी अनुपात बी सी 2:1 होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये पूरा 2 है। तो ये थोड़ा सा चित्र अलग टाइप का बनेगा क्योंकि इसके बराबर ये आधार होना चाहिए था, लेकिन हमें समझना है, बस समझना है। तो आप देखो ए जी बराबर बी सी दिया है, इसमें ए जी हमारा 2 है, तो ये पूरा बी सी 2 है, और ये मध्य बिंदु है, तो इसमें ये भी 1-1 हो गया। अगर ये डी है हमारे पास मध्य बिंदु है, तो ये पूरा 2 है। यूँ कहो कि ए जी अगर 2 है तो बी सी क्या है बताओ? 2 ही है, तो 1-1 हो गया है। अब फिर ध्यान से देखो आप, अगर ये भुजा दोनों एक ही हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और यदि ये भुजा हमारे पास में सेम है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ये अगर मैं x कहता हूँ तो इसको y कह देता हूँ, ये y है तो ये y है। अब आप देखो ध्यान से ट्रायंगल बीजीसी को, बीजीसी ट्रायंगल देखें हम, तो बीजीसी ट्रायंगल के अंदर एंगल बी x हो गया, एंगल पूरा g x प्लस वाई हो गया, और एंगल हमारे पास में y c वाला y हो गया। ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री होंगे। बीजीसी की बात कर रहा हूं मैं, तो बी एक्स पता है, ये पूरा x प्लस वाई पता है, ये y पता है। अब यहाँ से देखो डबल x हो गया, डबल y हो गया, तो इसको मैं 2 × x प्लस वाई भी कह सकता हूँ, 180 हो गया। और इसको 2 से काट सकते हैं हम, तो x प्लस वाई कितना आ गया बताओ? 90 आ गया, ये 90 आ गया। जब ये 90 आ गया तो x और y मिल के आया, लेकिन और पूछ के रहा है, वो यही पूछ रहा है, वो पूरा बीजीसी एंगल ही पूछ रहा है। देखो आपसे, बीजीसी का मतलब है कि बीजीसी मतलब एक्स वाई मिल के, तो इसका मतलब आंसर आ चुका है हमारा
एंगल BGC बराबर कितना हो गया, 90 आ गया। इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल याद कर सकते हैं आप, रट सकते हैं, ये बिल्कुल फिक्स प्रॉपर्टी की तरह काम करती है। यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि आपके पास में 3 भुजाएं हैं त्रिभुज के अंदर, तो ये बीच वाली भुजा अगर हमारे पास में एक है और ये दोनों भी समान है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होना ही है इसका, ठीक है ना। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लेगा ना, ये सिंपल तो है लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं हम। इसने AG बराबर BC कह दिया बस। तो AG हम जानते थे पहले से ही, 2:1 होता है इसका, यहाँ से तक 2 होता है तो ये 1 होता है। जब ये 2 पकड़ में आ गया तो इसका मतलब पूरा 2 है। जब पूरा 2 है तो ये पता है माध्यिका है, और माध्यिका के अंदर ये बिंदु मध्य बिंदु पर होता है, और जब मध्य बिंदु पर होता है तो इसमें आधी इधर आधी इधर हो जाएगी। ये पूरी 2 थी तो मैंने 1-1 कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसमें ये 1 है, ये भी 1 है। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने x बना तो सामने x मानना पड़ेगा, वही हाल इसका हो रहा है, इसके अंदर 1-1 आ रहा है, तो ये अगर y तो यही y मानना पड़ेगा हमको। तो इस तरीके से इसको बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। ये था हमारा 11। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बहुत ही आसान क्वेश्चन चेक किया जाए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये कोई ट्रायंगल ABC है। किसी त्रिभुज ABC में आधार BC के दोनों ओर बढ़ा दिए, ठीक है साहब। तो B तथा C पर बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा। इसका मतलब है कि आप इसका और इसका योग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो निकालो साहब कितना आएगा ये। इनका दोनों का योग चाहता है वो, B और C पर बने बाह्य कोणों का योग। अंदाजा लगाइए क्या सकता है इसमें। अब देखो ध्यान से कि ये आपको पता है कि ये बाहर वाला एंगल है, और जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर के अपोजिट इन दोनों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है कि यदि मैं इसको एंगल 1 मानता हूँ और मैं इसको एंगल 2 मानता हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू होगी A और B के बराबर, A प्लस B हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B। और एंगल 2 की वैल्यू किस बराबर होगी बताओ, ये A और C बराबर होगी, एंगल A प्लस एंगल C। अब ये अंदर वाले एंगल आ गए सब। अब आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब आप देखो इसमें A, B और C तीनों दिख रहे हैं ना। आप देखिए ABC तीनों आ चुके हैं इसके अंदर। यदि ABC तीनों आ चुके हैं यहाँ पर, तो ये जानते हैं कि इन तीनों का योग 180 होता है। तो एंगल A प्लस 180 कह सकते हैं इसको हम, और 180 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, पाई कह सकते हैं। तो एंगल A प्लस पाई भी कह सकते हैं इसको। तो आप देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, बिल्कुल है, पाई प्लस A। अब इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है इससे। बाहर वाला कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इस पे ध्यान दो। इसमें क्या करा है, देखो ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 है, एंगल C 45 है, और DAC का मध्य बिंदु है। यदि AC बराबर 4√2 है तो BD पूछ रहा है आपसे। अब इसने देखो कितनी बढ़िया बात कह दी कि ABC में B 90 है। इसने जब B 90 बोल दिया तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर क्या कह रहा है साहब, C 45 है, तो ये और भी बढ़िया बात हो गई। तो फिर तो ये दोनों सेम हो जाएंगी, फिर ये आधार और लंब दोनों सेम है, फिर तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फिर तो ये बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा यहाँ पर। जब लंब डालेंगे यहाँ पर तो बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये एक है तो ये भी एक है। ये अब देखो, ये अगर ध्यान हो आपको प्रॉपर्टी, तो किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण के मध्य बिंदु पर परिकेंद्र होता था।
परिकेंद्र होता तो ये परिकेंद्र है यहाँ से, तो ये यहाँ से वृत्त गुजरता था ऐसे ऐसे। थोड़ा सा बहुत ही बेकार बन गया है, ज़्यादा बेकार नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चल जाएगा। चलो दोबारा बनाता हूँ। अब मैं कह रहा था आपसे भाई ये इसका मध्यबिंदु है, अगर मध्यबिंदु है इसका ये, तो यहाँ से लंब डालेंगे ना हम, तो ये यहीं पर जाके पहुँचेगा ये, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है। अगर सेम नहीं होती तो नहीं कह सकते हम, लेकिन उसने क्लियर क्या है क्वेश्चन ने कि भैया अगर ये 90 डिग्री कोण है यहाँ पर, तो ये आपके 45 और 45 है, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4√2। अब 4√2 दे रखा है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, सेम है ना ये, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो 16 × 2 हो जाएगा ये। तो 2a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 32 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 4 आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो दोनों भुजा थी मेरे पास 4 थी, जब 4 थी तो पूछा क्या इसने, यदि AC इतना है तो BD पूछा है इसने। अब देखो ये BD कौन सा है, देखो यहाँ B है, यहाँ A और ये D है, ये पूछ रहा है आपसे। अगर ये पूछ रहा है आपसे तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई है ये, तो इसको कई प्रकार से निकाल सकते हैं आप। यदि आपको ये पता लग गया तो इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। अगर ये BD पूछ रहे हैं यहाँ से, तो ये पता है आपको ये उस बाहर वाले वृत्त की जो है त्रिज्या है, कि सेंटर होता है ना, ये R है, ये भी R है, तो ये भी R है यहाँ पर, और ये पूछ रहा है तो R पूछ रहा है आपसे, और R पूछ रहा है तो ये मध्यबिंदु है, तो सीधा सीधा इसका आधा कर दीजिए आप, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है आपको निकालने की। तो इससे हमारा टाइम बच रहा है कि 4√2 को हम अगर हम आधा कर दें तो देखो क्या रहा आंसर, 2√2 आ रहा है, और 2√2 कौन सा आंसर हमारा, ए है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब ये समकोण समद्विबाहु हो। समकोण समद्विबाहु होता है तो ये आपके पास लंब भी है इसका, ये उस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या भी है, ठीक है ना, और ये इसकी माध्यिका भी कहलाएगी। फिर जब मध्यबिंदु मिल रहा है तो BD माध्यिका हो गई, BD लंब हो गया, BD बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो यदि आपको कर्ण पता है तो कर्ण का आधा करते ही बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाती है, तो ये तीनों सेम है। और इससे करते आप तो और टाइम ले सकते हैं। ए बराबर 4 आ गया हमारे पास में, तो इसको 4 कर दिया, 4 कर दिया। अब आपको देखो आधार पता लग गया, लंब पता लग गया, कर्ण पता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। फिर इसके माध्यम से कैसे निकालते हैं आप, कि जब कर्ण पर डाल के लंब की लंबाई निकालते हैं हम, तो क्या करते हैं, BD बराबर हो जाता आधार इंटू लंब, यानी A इंटू ए, यानी 4 × 4 हो जाता, अपॉन कर्ण 4√2 से डिवाइड करते हैं आप इसको। फिर नीचे √2 आ रहा है तो √2 से ऊपर इंटू करते, √2 से नीचे इंटू करते। तो अब आप देखो क्या आ गया, ये आपका 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, और √2 मिलके 2 हो गया, 2 से 2 बार कटेगा, 2√2 फिर आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें। अगर ये जरूरत कब पड़ती है आपको, जब ये समकोण समद्विबाहु नहीं होता, फिर आपको जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमने आज किए हैं, इसमें कल आगे फिर करेंगे हम। अभी इसमें कई और क्वेश्चन करने हैं हमको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आज का सुबंत यहीं करते हैं हम, ठीक है ना, ओके।